ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय भाग्यवान योग। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कुंडली में भाग्यवान योग कब बनता है, कैसे बनता है, इसका परिणाम क्या होता है और कुंडली में बनने वाला यह योग किस तरह से लाभदायक होता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। भाग्यवान योग कुंडली में बनने वाला एक विशिष्ट राजयोग है। जिस भी जातक की कुंडली में भाग्यवान योग बन जाता है उस कुंडली के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट राजयोग है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, भाग्यवान योग अर्थात जातक का भाग्य प्रबल होगा। नाम से प्रतीत हो रहा है, भाग्यवान योग लिखा जा रहा है। भाग्यवान अर्थात भाग्यशाली, अर्थात जिस भी जातक की कुंडली में भाग्यवान योग बन जाएगा वह जातक भाग्य का प्रबल होगा, भाग्यशाली होगा, भाग्यवान होगा। भाग्यवान योग के नियम। कुंडली में भाग्यवान योग कैसे बनेगा, उसकी क्या नियमावली है। किसी भी लग्न कुंडली में जब चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी केंद्र के किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो भाग्यवान योग बनता है। कोई सा भी लग्न कुंडली हो, उस लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी केंद्र भाव में अर्थात पहले, चौथे, सातवें और 10वें, इन चार में से किसी भी एक भाव में एक साथ बैठ जाएं तो यही स्थिति भाग्यवान योग कहलाता है। चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामियों की युति से ही भाग्यवान योग क्यों बनता है। आपके मन मस्तिष्क में यह बात भी उत्पन्न हो सकती है कि भाई चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी ही आपस में एक दूसरे के साथ केंद्र भाव में बैठे हों तभी भाग्यवान योग क्यों बनेगा। इन्हीं तीनों में ऐसा क्या खास है। चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं एवं माता का भाव है। चतुर्थ भाव से सुख सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भूमि, भवन, वाहन, मकान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है एवं माता का भाव होने के कारण माता से संबंध कैसा होगा, माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, इन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। पंचम भाव। पंचम भाव बुद्धि एवं शिक्षा का भाव है। पंचम भाव से बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नवम भाव। नवम भाव से भाग्य एवं धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भाग्य एवं धर्म का भाव होता है। नवम भाव से ही किसी जातक के भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। उस जातक की धर्म के प्रति रुचि कैसी होगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामियों के केंद्र भाव में एक साथ बैठे होने से भाग्यवान योग बनता है, क्योंकि सुख सुविधा, माता से अच्छे संबंध, माता का अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, शिक्षा, संतान, धर्म, यह सब कुछ भाग्य से प्राप्त होता है। और यह सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो यही स्थिति भाग्यवान योग कहलाती है। भाग्यवान योग बनने के शर्त। जब किसी कुंडली के केंद्र भाव में चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी बैठते हैं तो भाग्यवान योग बन जाता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में भाग्यवान योग बन ही जाए। चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामियों के केंद्र भाव में एक साथ बैठे होने के बाद भी कुछ विशेष शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक होता है। जब तक वे शर्त पूरे नहीं होंगे तब तक
भाग्यवान योग नहीं बनेगा, भंग हो जाएगा, उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी योग कारक एवं शुभ होने चाहिए। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामियों की युति से ही भाग्यवान योग बन रहा है। जब तक ये योग कारक एवं शुभ नहीं होंगे तो भाग्यवान योग नहीं बनेगा। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी योग कारक होने के साथ अंशात्मक रूप से प्रबल होने चाहिए, उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी में से कोई भी सूर्य से अस्त ना हो, ये 3 शर्त हैं। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी योग कारक एवं शुभ होने चाहिए। साथ ही साथ जब ये योग कारक हैं, शुभ हैं, तो अंशात्मक रूप से भी प्रबल होने चाहिए, कमजोर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ योग कारक तो हैं, शुभ हैं, अंशात्मक रूप से प्रबल हैं, लेकिन ये सूर्य से अस्त ना हो। ये तीनों शर्त एक साथ पूरे होने चाहिए, तभी भाग्यवान योग बनेगा, इसका फल प्राप्त होगा। भाग्यवान योग की विशेषता अथवा भाग्यवान योग से मिलने वाले शुभ फल। जिस जातक की कुंडली में भाग्यवान योग बनता है वे जातक भाग्यशाली होते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में भाग्यवान योग बन जाए, भाग्यवान नाम से ही पता चल रहा है कि जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बना वह भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होगा, भाग्य का प्रबल होगा। धन, संपत्ति एवं ज्ञान दोनों का ही इस योग में समावेश होता है। चतुर्थ भाव से धन संपत्ति, पंचम भाव से ज्ञान, नवम भाव से भाग्य। धन, संपत्ति एवं ज्ञान दोनों का ही इस योग में समावेश होता है। जब भाग्य प्रबल होता है तभी धन, संपत्ति और ज्ञान दोनों मिलता है। इस योग के प्रभाव से सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं। जिस भी जातक की कुंडली में भाग्यवान योग बन जाता है वह भाग्यशाली होता है। जब वह भाग्यशाली है तो बुद्धि भी होगा, ज्ञान भी होगा। जब बुद्धि है, ज्ञान है तो धन संपत्ति भी जोड़ेगा। जब धन संपत्ति भी आ गया तो भौतिक सुख सुविधाओं की संपूर्ण सामग्रियां भी उसके यहाँ उपलब्ध होंगी। जब सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं तो पूर्ण रूप से वह भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद उठाने वाला होगा। उसके साथ सदैव सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से बनी रहेंगी, उसे सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से प्राप्त होती रहेंगी। जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होगा। भाग्यवान योग भंग। यदि आपकी कुंडली के चौथे, पांचवें एवं नौवें भाव के स्वामी केंद्र भाव में बैठे हों लेकिन उसका कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं दे रहा हो, आप तो इंतजार कर रहे हैं कि ये तीनों स्वामी अर्थात चौथे, पांचवें एवं नौवें भाव के स्वामी केंद्र भाव में बैठे हैं, भाग्यवान योग बन गया है, हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होने वाला है, लेकिन जो उम्मीद आप रखे हैं वह उम्मीद यहाँ पर नहीं फॉलो हो पा रहा है। उस उम्मीद के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्यों हो सकता है भाग्यवान योग भंग हो गया हो? किन परिस्थितियों में भंग हो जाता है, आइए देखते हैं। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी में से कोई भी एक मारक या अशुभ हो। चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन यदि इन तीनों में से कोई भी एक मारक हो अथवा अशुभ फलदायक हो, ऐसी स्थिति में भाग्यवान योग भंग हो जाएगा, इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी में से कोई एक सूर्य से अस्त हो, भाग्यवान योग इन तीनों के एक साथ होने से बनता है। यदि इन तीनों स्वामियों के एक साथ होने के बाद भी इन तीनों में से कोई एक सूर्य से अस्त हो जाए तो वह कुंडली से गायब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 2 बचेंगे। यदि 2 अस्त हो गए तो 1 बचेंगे। ऐसी स्थिति में भाग्यवान योग कहाँ से बनेगा भैया? भाग्यवान योग भंग हो जाएगा, इसका कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देगा। कुंडली के त्रिक भाव में चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी की युति होने पर भाग्यवान योग भंग हो जाएगा या काम नहीं करेगा, क्योंकि यह खराब भाव है। सबसे पहली बात तो यह बता दें कि कुंडली के केंद्र भाव में ही भाग्यवान योग बनता है, वहीं पर इसका लाभ प्राप्त होता है। अन्य भावों पर भाग्यवान योग बनने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। कुछ हद तक त्रिकोण भाव से लाभ प्राप्त हो जाता है, कुछ हद तक।
यह कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यह मेरे ज्योतिषी अनुभव का प्रैक्टिकल कहता है कि 5वें और 9वें भाव में भी यदि भाग्यवान योग बन रहा है तो भी यह लाभदायक होता है। त्रिक भाव की तो बात ही नहीं है, त्रिक भाव में तो कभी बनेगा ही नहीं। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी में से कोई भी एक नीच राशिस्थ हों। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी केंद्र भाव में एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन वे तीनों किसी ऐसे भाव में बैठे हैं कि तीनों में से कोई एक नीच राशिस्थ हो गए। ऐसी स्थिति में भाग्यवान योग भंग हो जाएगा। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी में से कोई एक अंशात्मक रूप से कमजोर हों। कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी में से कोई भी एक अंशात्मक रूप से यदि कमजोर हो जाते हैं तो वे काम ही नहीं कर पाएंगे। जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो दो ही बचेंगे, जब दो बचेंगे तो क्या काम करेंगे। ऐसी स्थिति में भाग्यवान योग भंग हो जाता है और आपकी कुंडली में भाग्यवान योग बनता हुआ प्रतीत तो होता है, लेकिन उसका कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देता है। उपाय: यदि आपकी कुंडली में भाग्यवान योग बन रहा है, तीनों ग्रह शुभ स्थिति में हैं, लेकिन कोई ऐसा कारण हो जा रहा है जिसके कारण इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। हो सकता है तीनों में से कोई एक ग्रह अंशात्मक रूप से कमजोर हो सकता है तीनों में से कोई एक ग्रह सूर्य से अस्त हो गए हों। ऐसी स्थिति में वे जब काम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ना कोई उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि उनके द्वारा भी परिणाम प्राप्त किया जा सके। रत्न: चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी में से जो भी ग्रह अस्त हों अथवा अंशात्मक रूप से निर्बल हों तो संबंधित ग्रह का रत्न धारण करें। यदि चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी उनमें से कोई एक सूर्य से अस्त हो गए हों अथवा अंशात्मक रूप से निर्बल हो गए हों जिसके कारण वे काम नहीं कर पा रहे हों तो इनका रत्न धारण कर लीजिए। रत्न धारण करने से इनके अंदर प्रबलता आ जाएगी और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होने लगेगा। बीज मंत्र: चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी में से जो भी ग्रह अस्त हों अथवा अंशात्मक रूप से निर्बल हों तो संबंधित ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ, पंचम एवं नवम भाव के स्वामी केंद्र भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई एक सूर्य से अस्त हो जाए अथवा अंशात्मक रूप से कमजोर हो जाए जिससे कि उसका समुचित लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, भाग्यवान योग का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस संबंधित ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो तीनों ग्रहों के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं जिसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जब कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है तो वह जहां पर बैठा होता है वहां का कोई परिणाम नहीं देता है। जहां का वह स्वामी होता है वहां का परिणाम दे सकता है। कब? जब उसे प्रबलता दिया जाए, उसका रत्न धारण किया जाए, उसके बीज मंत्र का जाप किया जाए। तो यहां पर यह उपाय तो लिखा हुआ अवश्य है, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में यह स्थिति कारगर नहीं होती है। यदि अंशात्मक रूप से निर्बल हैं और इनकी प्रबलता आ जाए तो जहां पर बैठे हैं वहां का भी परिणाम देते हैं और जिस भाव के स्वामी हैं वहां का भी परिणाम देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब वे जहां बैठे हैं वहां का भी परिणाम दे रहे हैं तब तो भाग्यवान योग लाभदायक हो जाएगा, भाग्यवान योग काम करने लगेगा। लेकिन यदि सूर्य से अस्त ग्रह हैं और आप रत्न भी पहन लिए, बीज मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, इन्हें प्रबल तो बना दिए, लेकिन ये जहां पर बैठे हैं वहां का परिणाम नहीं दे पाएंगे, ऐसी स्थिति में भाग्यवान योग का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। रत्न धारण कर लेने से इनका जो मूल भाव है वहां का तो शुभ फल प्राप्त होने लगेगा, लेकिन भाग्यवान योग में प्रबलता नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी ग्रह जहां पर बैठा होता है वहां पर का परिणाम नहीं दे पाता है जब वह अस्त स्थिति में होता है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई ग्रह अस्त हो गया हो तो उसे प्रबल करने के बाद भी भाग्यवान योग का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अंशात्मक रूप से कमजोर है तो उसमें प्रबलता आने के बाद भाग्यवान योग की प्रबलता बढ़ जाएगी, भाग्यवान योग का लाभ प्राप्त होने लगेगा।
इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भाग्यवान योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपसे करबद्ध अनुरोध है कि इस वीडियो को सभी ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोगों को भाग्यवान योग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अब अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई जानकारी अपलोड कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्योतिषी कक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।